हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 7 समाकलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो 24 में हम जानेंगे समरी। ठीक है। समरी मतलब सारांश। सारांश देखेंगे कि अब तक हमने जो भी इस पूरे अध्याय में पढ़ा वो हमने क्या क्या पढ़ा। एक छोटी सी समरी सारांश के द्वारा हम पूरा दोबारा से जानने की कोशिश करेंगे और जिससे आप पूरा समझ सको कि इस पूरे अध्याय में हमने क्या क्या जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि समाकलन क्या होता है। अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम होता है, मतलब इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है। किस प्रकार से कि अवकलज गणित में हमें एक फलन दिया हुआ होता है। मतलब अवकलन में क्या होता है, जैसे गणित में अगर हम देखें तो हमें एक फलन दिया हुआ होता है। ठीक है। और हमें फलन का अवकलज तथा अवकल ज्ञात करना होता है, परंतु समाकलन गणित में हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना होता है जिसका अवकलज दिया हुआ होता है। अतः समाकलन एक ऐसा प्रक्रम है जो कि अवकलज का व्युत्क्रम है। मतलब क्या होगा, देखो हमेशा इसको समाकलन को अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अवकलज में हमें हमेशा एक फलन दे के रखते हैं। ठीक है। आप फलन का क्या करते हो, अवकलज ज्ञात करते हो। लेकिन जब हमें समाकलन ज्ञात करना होता है तो हमें अवकलज फलन, मतलब एक फलन दिया होता है जो किसी फलन का अवकलज होता है। अब उस अवकलज से हमें समाकलन करके फिर से वही फलन प्राप्त करना होता है। ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन होते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक फलन है एफ एक्स, जिसका आपने अवकलज करा तो आपको एफ एक्स प्राप्त हो गया। ठीक है। ये क्या है, इस फलन का अवकलज रूप है। अब इस अवकलज रूप का अगर आप समाकलन कर रहे हो तो आपको फिर से वही फलन प्राप्त हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर सी क्या होता है, एक अचर होता है। तो ये फलन हमें वही प्राप्त हो गया, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम प्रकरण होते हैं। ठीक है। समाकलन अनिश्चित समाकलन अथवा व्यापक समाकलन कहलाते हैं। मतलब समाकलन को हम इंडेफिनिट इंटीग्रल तथा व्यापक समीकरण समाकलन भी कहते हैं। ठीक है। सी समाकलन अचर कहलाता है। मतलब कि ये क्या है, समाकलन का एक अचर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। और इन सभी समाकलनों में एक अचर का हमेशा अंतर रहता है। मतलब जब भी आप समाकलन करते हो तो अचर कुछ भी आ सकता है, तो समाकलनों के बीच में अचर का हमेशा अंतर रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगर हम समाकलन को ज्यामितीय दृष्टि से देखे देखें, मतलब ज्योमेट्रिकल दृष्टि से अगर आप देख रहे हो तो ज्योमेट्रिकल दृष्टि से अनिश्चित समाकलन वक्रों के परिवार, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स का समूह है। ठीक है। जिसमें प्रत्येक सदस्य y अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ अथवा नीचे की तरफ स्वयं के समांतर स्थानांतरित करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब भी आप किसी जो फलन है आपके पास, आप उसका ज्यामितीय निरूपण करोगे तो उसमें क्या होता है, आपके पास समाकलन का एक पूरा परिवार मिल जाता है, आपकी फैमिली बन जाता है ठीक है, कर्व का। ठीक है। मतलब क्या है, एक समूह बनाएगा उसके परिवार का, जिसमें क्या होगा, वो एक y अक्ष के अनुदिश आपके पास होता है। ठीक है। तो y अक्ष के जो अनुदिश होगा, मतलब y अक्ष के अनुदिश होगा, या तो y अक्ष के हमेशा ऊपर होता है या नीचे होता है। और उसमें क्या होता है, जैसा भी आपका जो अचर रहता है उसके अनुसार वो क्या होता है, बदलता रहता है। मतलब उसके वो क्या होगा, स्थानांतरित होता रहता है और स्वयं के समांतर स्थानांतरित करके क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखो क्या देखा था, अनिश्चित समाकलन मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ गुणधर्म देखे थे हमने, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो इन प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम साधारणतः एक फलन हमें दिया होता है, हम उसका समाकलन करते हैं। ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमें एक ही फलन मिले। हो सकता है हमें दो फलन मिल जाए या तीन चार फलनों का एक कंबाइन एक समूह मिल जाए। ठीक है। तो आप उनका समाकलन कैसे करोगे, तो जैसे आपके पास दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, तो इसका समाकलन हम कैसे करते थे, हम इनको अलग अलग से हल करते थे। मतलब पहले आपने एफ एक्स का समाकलन करा, फिर आपने जी एक्स का समाकलन करा। तो इस प्रकार से आप दो अलग अलग फलनों का समाकलन कर सकते हो। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि ऐसा भी कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि आपके पास एक फलन दिया हुआ होता है और उसके साथ किसी अचर की गुना होती है ना। तो जैसे k कोई वास्तविक संख्या है यहाँ पर, तो आपने क्या हुआ कि आपके फलन के साथ आपने इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब क्या करोगे आप, इसका समाकलन किस प्रकार से करोगे,
तो हम क्या करते हैं, जो अचर होता है उसको बाहर रखते हैं और जो हमारा फलन होता है उस फलन का आप समाकलन करते हो। तो यहाँ पर भी आपने वही करा, जो ये अचर फलन था, जो वास्तविक संख्या थी, इसको आपने बाहर रखा और एफ जो आपका फलन है इसका आपने समाकलन करा। ठीक है, इसको समाकलन किया तो इसमें देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक से ज्यादा फलन है। ठीक है, जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। तो इस प्रकार बहुत सारे फलन हैं और इतने ही आपके साथ अचर या वास्तविक संख्याएं भी हैं। जैसे यहाँ पर f1 f2 f3 fn क्या है, फलन है, और k1 k2 kn जो है वास्तविक संख्या है। तो आप कैसे करते हो, आप क्या करोगे, जैसे आपके पास है k1 f1 x प्लस k2 f2 x प्लस kn fn x, इस तरीके से आपके पास फलन है, इसका आपको समाकलन करना है। तो जब दो फलन होते हैं उनको अलग अलग करते हो तो n फलन को n बार मतलब अलग अलग करके आप उनका समाकलन करते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करा, जो वास्तविक संख्या थी उसको आपने अलग से रखा, k1 बाहर रखा, फिर आपने क्या करा, पहला फलन जो आपके पास था f1 x उसका समाकलन करा। इसी प्रकार फिर आपने क्या करा, K2 को बाहर रखा, फिर दूसरा फलन जो आपके पास है F2x उसका आप समाकलन कर रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास क्या है, Kn Fnx है, तो Kn आपने बाहर रखा और फिर आप किसका समाकलन कर रहे हो, Fnx का समाकलन कर रहे हो। तो इस प्रकार क्या है कि आप फलनों को अलग अलग करके, एक से ज्यादा फलन आपके पास जब होते हैं तो आप उनको अलग अलग करके उनका समाकलन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था कि आंशिक भिन्नों द्वारा हम किस प्रकार से समाकलन करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया होता है कि आप स्मरण कीजिए कि आपके पास एक प्रमेय संख्या है ना। आंशिक भिन्न आप कब यूज करते हो, कब प्रयोग करते हो, जब आपके पास आंशिक मतलब प्रमेय फलन होते हैं, मतलब पी बाई क्यू के रूप में आपके पास फलन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक परिमेय फलन है आपके पास, रैशनल फंक्शन कैसे, पी एक्स बटे क्यू एक्स। तो बहुपदों का अनुपात है, मतलब आपके पास क्या है, दो अलग अलग बहुपद है, उनका अनुपात आपको दे रखा है। तो आप क्या करते हो, आंशिक भिन्न का उपयोग करते हो, जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स एक्स के बहुपद, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, एक्स के बहुपद है, और क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है ना, इसका मान जीरो हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये परिभाषित नहीं होता है, मतलब इसका मान जो है वो अनंत आ जाता है। ये परिभाषित नहीं होगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्यू एक्स कभी भी, मतलब जो हर में होता है वो कभी जीरो नहीं होता। यदि बहुपद पी एक्स की घात डिग्री बहुपद क्यू एक्स की घात से अधिक हो, है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पी क्या, जो अंश है आपका, वो क्यू एक्स से बड़ा हो, मतलब उसकी घात से अधिक है, तो हम पी एक्स को क्या करते हैं, क्यू एक्स से विभाजित करते हैं, मतलब आप पहले उसको भाग करोगे फिर आप उसको हल करते हो। तो कैसे करते हैं, जैसे पी एक्स को क्यू एक्स से आपने जब भाग करा तो आपके पास यहाँ पे टी एक्स आता है, टी एक्स प्लस पी वन एक्स बटे क्यू एक्स। अब देखो उसका मीनिंग, अर्थ क्या है, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे टी एक्स क्या है और पी वन एक्स क्या है, तो देखो अब आप इसको भाग करके इस रूप में आप इसको लिख सकते हो, जहां पर जो टी एक्स है वो क्या है, एक बहुपद है, और पी वन एक्स की घात क्यू एक्स से अब कम हो गई है। ठीक है, जब आप भाग करते हो तो भाग करने के बाद क्या है, उसकी घात कम हो गई, तो उसको आपने यहाँ पे लिखा। बहुपद होने के कारण टी एक्स का समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पी वन एक्स बटे क्यू एक्स को निम्नलिखित प्रकार की आंशिक भिन्नों के योगफल के रूप में व्यक्त करते हुए इनका समाकलन किया जा सकता है। मतलब अब देखो यहाँ पर ये हल करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो जब आपने इसको क्या करा, भाग कर दिया, तो इसकी घात कम हो गई, तो अब ये हल करना थोड़ा आसान हो गया। अब इसको यहाँ पर देखेंगे, जब आपने भाग करा तो आपको किस प्रकार मिला। अब देखो आंशिक भिन्न में आपके पास देखो, जो प्रमेय फलन होता है रैशनल फंक्शन, उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे है पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब ये क्या है आपके पास इस प्रकार का फलन है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप दो अचर लेते हैं। ठीक है, इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी, मतलब ये जो आपके पास जो गुणांक है उनको आप अलग अलग करके लिख देते हो। ठीक है, और यहाँ से आप अचर का मान प्राप्त करके फिर इनको हल कर सकते हो। अब देखो, या अगर इस प्रकार से नहीं तो आपके पास ऐसे हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो आंशिक भिन्न के रूप में। और
इसके बाद तीसरा आपके पास है कि या आपके पास इस प्रकार हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मतलब कि एक बहुपद है आपके पास है, और इसमें क्या है आपके पास गुणन क्या है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ठीक है, ये हर में है। तो इसको आप कैसे करते हो, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी, इस प्रकार से लिखोगे। इसके बाद है आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। इसको कैसे लिखते हैं, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस सी, इस प्रकार से आपने लिखा। ठीक है, अगला आपके पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर में भी आपके पास बहुपद आ गया। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे था, अंश में था, इसी प्रकार आपके पास यहाँ पे हर में भी आ गया। हमें अब तक क्या हो रहा था कि आपके पास हमेशा आपको जो फलन मतलब हर मिल रहा था वो किसी ना किसी गुणांक के रूप में था। ठीक है, जैसे एक्स माइनस ए हो गया, एक्स माइनस बी हो गया, यहाँ पर क्या है बहुपद मिला आपको। तो जब बहुपद मिलता है तो आप किस प्रकार लिखते हो, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर तीन आपके पास अचर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये इस प्रकार का फलन आपके पास होता है जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ सूत्र थे आपके जिनके द्वारा हम प्रमेय फलन को कैसे करते हैं, आंशिक भिन्नता के रूप में परिवर्तित करते हैं, और फिर उनका उनमें जो अचर मान होते हैं उनको प्राप्त करके फिर उनका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी सारांश में हम कुछ इसके आगे का बचा हुआ देखो, कुछ भाग हमने आज देखा, कुछ भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।